अच्छा गाइज, स्टॉक मार्केट के ऊपर आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर ए टू जेड इंफॉर्मेशन, बेसिक टू एडवांस वीडियो। हमको 0% नॉलेज है, उसके बाद भी हम वो वीडियो देख के अच्छी खासी नॉलेज लेके जा सके स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वो वीडियो आ चुकी है। इसके बाद हम क्रिप्टो की भी ऐसी वीडियो लेके आएंगे, जीरो टू एडवांस। उसके बाद हम एआई के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो इस तरीके से ना आप लोग देखो अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो अगर आपने कामली अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक मार्केट को एनालाइज करके अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी तो आप अच्छा पैसा बना सकोगे। तो इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की फुल जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता दूंगा इस वीडियो में। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, बट धैर्यता से बैठ जाओ, मोबाइल एक साइड रख लो, आप अच्छा नॉलेज लेके जाओगे, एक एक चीज समझ जाओगे। 0% भी नॉलेज है ना तो भी आप हर एक चीज समझ के जाओगे स्टॉक मार्केट के भीतर क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं बेसिक से एडवांस। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? हम लोग क्या क्या समझेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म, निफ्टी 50, बुल मार्केट, बियर मार्केट और सेंसेक्स, आईपीओ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके सर के ऊपर से जाते हैं, बट वो मैं आपको इस वीडियो में इजीली समझा दूंगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्या क्या तरीके हैं पैसे कमाने के, और आपको अपना डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है, सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग बाय और सेल करते हैं कोई भी कंपनी का शेयर। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो तो आप उस कंपनी में स्मॉल ओनर बन जाते हो। अब मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि रिलायंस की कंपनी है, तो आपने उसका स्टॉक मार्केट, जो भी आप स्टॉक मार्केट में उसका एक कंपनी का शेयर ले लेते हो, तो आप उसके शेयर होल्डर हो जाते हो। उस कंपनी में थोड़ी सी आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलायंस के ऑफिस के बाहर जाके कहोगे भैया मुझे अंदर बुलाओ चाय पाने के लिए, मैं जो हूँ यहाँ पर हिस्सेदारी रखता हूँ इस कंपनी की। ऐसा नहीं, आप डिजिटली उस कंपनी के थोड़े से हिस्सेदारी बन जाओगे, उसका शेयर आपके पास आ जाएगा डिजिटली। ठीक है, अब उसमें आप लोग फायदा कमा सकते हो। अगर आपको पता है कि ये प्रॉपर इस कंपनी आगे जाके कंपनी ऊपर जाएगा तो आप लोग उस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो। डिटेल में समझेंगे, पहले ये समझो स्टॉक मार्केट होता क्या। तो आप समझ गए, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना आप लोग, स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है, उस जगह पे कर सकते हो, उसे हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप अपना थोड़ा सा दिमाग मतलब बैलेंस यही रखना, फोकस यही करना। ठीक है, एक वर्ड आता है आईपीओ। ठीक है दोस्त, अब देखो आईपीओ क्या है अभी समझेंगे, पहले यहां आओ। सेबी का नाम आपने सुना होगा, सेबी। व्हाट इज सेबी? सेबी स्टॉक मार्केट को, देखो बहुत बड़ी मार्केट है इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट ना बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज के स्टॉक लिस्टेड होते हैं। ठीक है, अब उस स्टॉक्स जो लिस्ट होते हैं उनकी कंपनी का डेटा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो कहाँ रहता है, और कोई गलत ना करे इन्वेस्टर्स के साथ, या फिर कोई कंपनी फ्रॉड ना करे किसी कंपनी, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, एक अनफेयर ना है मार्केट में, वो सबको कंट्रोल कौन करता है? सेबी। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को भी और रेगुलेट करता है अगर कोई नया कुछ भी आ रहा है मार्केट को, मतलब कुल मिला के मार्केट को रेगुलेट करता है। तो सेबी हेड है एक, ये हेड है स्टॉक मार्केट का ना, हेड है। ठीक है, इतना समझ में आया सेबी क्या है। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं कि आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो आप सेबी के पास जाओगे, भैया मेरे को इतने पैसे लो, मेरे को स्टॉक खरीद के दो। ऐसा नहीं होता है। सेबी एक ऑफिस है मान लो, वो है। ठीक है, अब सेबी ने ना, देखो दो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहां पे सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। ठीक है, उनके पास सारा स्टॉक्स का डेटा होता है। तो उसमें दो स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, एनएसई और बीएसई, मेजर यही दो। तो बीएसई में 5,000 समथिंग कंपनीज है, एनएसई में 2,000 समथिंग कंपनीज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बहुत पुराना है। जब आपको याद होगा, आपने वो देखी होगी एक स्कैम 1992 जिसमें हर्षद मेहता थे, तो उन्होंने क्या, आप देख रहे होंगे जब वो स्टॉक खरीदते थे तो पर्चे से मिलते थे, तो वो फिजिकली आता था स्टॉक के पेपर्स, जो आपने स्टॉक खरीदा किसी कंपनी का, तो तब तब ये था। लेकिन जब डिजिटली सारी चीजें कन्वर्ट हुई ना तो एनएसई भी आया। तो दोनों हैं अभी मार्केट में, दोनों चलते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ मत समझो, बस नाम याद रखो और ये चीजें इसलिए होती है ये याद रखो। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस है।
अभी यहाँ पे आप समझो, ये इसके आगे मत बढ़ो, अभी यहाँ पे समझो। मैंने एक आईपीओ आपको वर्ड बताया था, तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, मान लो कोई कंपनी है, अब हर कोई अपनी कंपनी आ जाएगा, जैसे मैं लेके चले जाऊं, मेरी फैंटेसी बज चैनल नेम है, मैं लेके चले जाऊं भाई मेरा जो कंपनी है, मेरा फैंटेसी बज है, आप इसको लिस्ट करो, इसका मतलब स्टॉक का, लोग स्टॉक खरीदे मेरे कंपनी के, क्यों खरीदेंगे और मेरी कंपनी क्यों लिस्ट होगी? ऐसे तो हर कोई करवा लेगा लिस्ट, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, मान लो फिजिक्स वाला जैसे कंपनी है, अभी आपने न्यूज में सुन रहे होगे कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। लिस्ट यानी अब इसके लोग स्टॉक्स खरीद सकते हैं, तो वो लिस्ट होती है। तो लिस्ट होने के लिए उसका आईपीओ होता है, आईपीओ निकलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब वो आईपीओ अगर इसको लिस्ट होना है, तो इस जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो कितने 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 मतलब रुपए की कंपनी वो बनने वाली है, कितने शेयर्स वो देने वाले हैं, ये सब चीजें डेटा वगैरह सेबी को ये लोग को देना पड़ता है ड्राफ्ट बना के। तो वो फिजिक्स वाला मान लो एक कंपनी है और वो देने वाले हैं, इनको अपना सारा ड्राफ्ट बना के दे दिया डॉक्यूमेंटेशन का, तो ये वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद आईपीओ, कोई कंपनी का स्टॉक अगर स्टॉक मार्केट में यानी इसमें लिस्ट होने से, इसमें लिस्ट होता है, तो पहली बार अगर वो लिस्ट हो रहा है तो उसको आईपीओ कहते हैं, आईपीओ कहते हैं उसको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सारा डेटा वगैरह चेक करने के बाद सेबी स्टॉक एक्सचेंज में फिजिक्स वाला का जो है एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब लिस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में अब उसका स्टॉक दिखे, आप सर्च करोगे फिजिक्स वाला तो उसका स्टॉक दिखेगा। तो उसके लिए आईपीओ निकलता है, एक प्रॉपर डेट रहता है कि किस डेट पे मतलब कितने डेट तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई करो, एक लॉटरी सिस्टम रहता है कुल मिला के। अगर आपने अप्लाई किया, उसके मतलब जब तक उसका डेट है अप्लाई कर दिया, एक डेट आएगा कि उस पर पता चल जाएगा कि आपका वो आईपीओ लगा या नहीं लगा। तो वो आईपीओ अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कुछ चीज़ ना, तो आप ये मत समझना, सर पकड़ के बैठ मत जाना, आगे समझ जाओगे, ठीक है। तो एक डेट आ जाएगा जिस डेट पे आपको पता चलेगा कि आपने जो आईपीओ अप्लाई किया था, तो आपको उसका आईपीओ मिला या नहीं मिला। तो वो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये स्टॉक में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद भी आप इसके शेयर खरीद सकते हो। मगर थोड़ा सा अगर पहले मिल जाता है ना, लिस्ट होने से मतलब लिस्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम ही आपको उसका आईपीओ या शेयर, आईपीओ मतलब मिल गया तो उसका मतलब आपको उसके कुछ शेयर्स मिल गए, तो अगर वो मिल जाता है ना, तो इट मीन्स आप थोड़ा फायदा उठा सकते हो उसका। बस इतना सा बात है, सिंपल लैंग्वेज में अभी इतना समझो, ठीक है। तो वही चीज है, तो आईपीओ उसे कहते हैं, ठीक है। अब आईपीओ कोई कंपनी लेके आ रही है, तो उसको जितने पैसे वो फंड मांगती है उसको मतलब शेयर्स के हिसाब से मिल जाता है। उसके बाद अब उसको मिल गए, अब उसके बाद कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी का। इसका आईपीओ लिस्ट हो गया, आईपीओ आ गया, स्टॉक मार्केट में स्टॉक इसका लिस्ट हो गया। अब क्या है, इसकी कंपनी कैसा काम कर रही है आगे जाके, उसके बेस पे इसके फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है नहीं है, इसके मतलब क्या इसकी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है लॉस कर रही है, उसके बेस पे, इनकी कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस पे इसके स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होंगे वो ऊपर नीचे होते हैं। अब डिमांड और सप्लाई का काम होता है, तो अगर इनके कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा इट मीन इनका डिमांड ज्यादा होगा, और अगर सप्लाई कम है तो इनके प्राइस भागेंगे ऊपर, तो लोग इनके स्टॉक खरीदते हैं फिर। और अगर लगता है लोगों को नहीं यार मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मैं अब इसको बेच देता हूँ, तो बेच देते हैं। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है स्टॉक मार्केट। और इसी तरीके से अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो लिस्ट होने के बाद भी इसका जो है इसको कोई लेना देना नहीं है, अब इसके कंपनी के जो इसका मतलब प्राइस है ना, वो डिपेंड करेगा कि कैसा परफॉर्मेंस है। ये चीज आपने समझी। अब इसको कोई लेना देना नहीं है, इसका कंपनी का स्टॉक कितना भी नीचे जाए उसको, इसका कोई लॉस नहीं है। लॉस उसका है जिसने इसके कंपनी के शेयर लिए। तो यहाँ पे आपको होप करता हूँ कि चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो, इतना खत्म हो, अब इतना आपको समझ आ गया कि कोई कंपनी का स्टॉक लिस्टेड होता है तो सेबी के पास डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारी चीजें, फिर स्टॉक एक्सचेंज में आके उनका स्टॉक लिस्ट होता है, फिर लोग खरीदते हैं, वो सब होता है। तो अब अगर लोग खरीदेंगे शेयर, तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास या सेबी के पास चले जाएंगे, लो भैया पैसा और मेरे को मेरा स्टॉक दो, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में एक मिडल मैन होता है जिसको हम ब्रोकर्स कहते हैं। अब वो ब्रोकर क्या होते हैं, आपने तरह तरह के एप्लीकेशन देखे होंगे स्टॉक मार्केट के, जैसे ग्रो देखे होंगे, आपने देखा होगा एंजल वन, आपने देखा होगा अप स्टॉक, आपने जीरो था, ऐसे तरह तरह के एप्लीकेशंस होते हैं जिनको ब्रोकर्स कहते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, और वो इनको इन शॉर्ट डीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस होते हैं ब्रोकर। अब इन एप्लीकेशंस पे हम आके अपना डीमेट अकाउंट बनाते हैं। अब ये डीमेट अकाउंट क्या बला है? डीमेट अकाउंट वो बला है, अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है,
तो उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूर होता है, जरूरी है। अब वो डीमेट अकाउंट होता क्या है? डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि सीएसडीएल में रजिस्टर्ड होता है। आपका सारा पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, वो सब आपका वहां पे, मतलब अगर आपने एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने अपना डीमेट अकाउंट बना लिया, ठीक है, अब आप कोई शेयर ले रहे हो, आपने ग्रो एप्लीकेशंस के थ्रू कोई शेयर्स लिए, तो आपका पहले ग्रो एप्लीकेशन पे अगर आप साइन अप करोगे तो वो आपका डीमेट अकाउंट बनेंगे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये प्रोसेस होता है। तो डीमेट अकाउंट आपका बनवाएंगे ना, तो वो डेटा इनके पास नहीं रहेगा, वो डेटा सेबी के पास भी रहेगा, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास भी रहेगा आपका डेटा। कल को अगर ग्रो एप्लीकेशन बंद हो गई तो जो आपने स्टॉक खरीदा है वो कहाँ जाएंगे, उसका क्या होगा? तो इसीलिए वो डीमेट अकाउंट का डेटा इनके पास रहता है। तो वो जो आपने शेयर्स जो खरीदे है ना, वो डिजिटली यहाँ पे स्टोर रहता है इस डीमेट अकाउंट में। इसीलिए ये डीमेट अकाउंट बनाया जाता है इन एप्स के थ्रू, और इसीलिए डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है। तो इसे डीमेट अकाउंट कहते हैं, जहां पे हम जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो डिजिटली स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये चीज समझे। और ये डीमेट अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कल को ये एप्लीकेशन बंद हो गई तो आपका क्या होगा, आपके खरीदे हुए शेयर्स का क्या होगा। इसीलिए डीमेट अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका डीमेट अकाउंट बन जाता है, ये एप्लीकेशन वाले बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इन्वेस्टर्स आते हैं। अब हमने डीमेट अकाउंट बना दिया, हम इन्वेस्टर बन गए, अब हम स्टॉक्स को खरीद बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इन ब्रोकर्स के थ्रू ही ये शेयर्स वगैरह खरीदेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे न जाके हम शेयर नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज होती है। तो अब आप कहोगे कि इतने सारे ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, इनका क्या फायदा? तो इनका फायदा ये है कि ब्रोकर जो होते हैं, आप कोई शेयर खरीद बेच रहे हो ना, तो उस पर कुछ % ब्रोकरेज चार्जेस ये लोग लेते हैं, ठीक है। तो वो इनको फायदा होता है। ऐसे ही कुछ टैक्सेशन सिस्टम होता है जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना स्टॉक मार्केट में, इन पे कुछ % टैक्सेस सेबी और स्टॉक एक्सचेंज भी लेती है। तो इनको आपके आपने कमाया या गवाया उससे मतलब नहीं है, इनका तो बनेगा भाई, ये लोग तो कमाएंगे, ठीक है, समझे। तो ये होता है पूरा स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। और अगर आपके पास अच्छी रिसर्च है, आपने अच्छा नॉलेज गेन कर रखा है, तो आप स्टॉक मार्केट में थोड़े पैसे कमा सकते हो अपनी नॉलेज के बेस पे, ठीक है। तो वो चीजें कैसे हैं आओ समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स जो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको आगे समझाऊंगा ना तो वो टेक्निकल टर्म बार बार आएंगे, तो वो आप समझ नहीं पाओगे कि यार ये क्या है वो क्या है। तो वो थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है? तुम्हारे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है, लाइक शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो भी है, उन सब का कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे मान लो आपने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं, आपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया, अभी आगे बताऊंगा म्यूचुअल फंड भी क्या होता है, वही सब। तो वो सारे का जो भी कितने इन्वेस्ट किया, टोटल कितना फायदा है, कितना घाटा है, वो सब जो दिखाते उसे पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है ये इंडेक्स। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में ग्राफ्स होते हैं, नॉर्मली ऐसे ग्राफ होते हैं, कैंडल्स होते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ये सब इसे ये परफॉर्मेंस दिखाता है कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्यों जा रही है, वो सब ये दिखाता है, शो करता है। तो इंडेक्स वही होता है कि मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस, सब स्टॉक्स का कुछ सब समथिंग, कुछ जो बड़ी कंपनीज होती है उनके कुछ स्टॉक्स के ओवरऑल प्राइस का एवरेज लेके ये लोग ऊपर नीचे करते हैं, जिससे पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपली ये समझो, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स का मार्केट बहुत पॉपुलर है। अब वो निफ्टी 50 क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एनएसई और बीएसई, तो एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो एनएसई में 2000 समथिंग कंपनीज थे। तो एनएसई में जो कंपनीज थे, उन कंपनीज में अलग अलग सेक्टर के कंपनीज है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के कंपनी जिसमें एचडीएफसी वगैरह आते हैं, आईटी सेक्टर जैसे इन्फोसिस वगैरह हो गए, फार्मा सेक्टर, दवाइयों की कंपनियों के सेक्टर। तो बड़े बड़े सेक्टर के ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। उन सब सेक्टर के कुछ बड़े बड़े कंपनीज जो टॉप के कंपनीज है, उनका जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसका एक एवरेज ये लोग इंडेक्स में बताते हैं। निफ्टी 50 में ऐसे ही 50 कंपनियां आती है, टॉप की 50 कंपनियां जो, ठीक है, जिनका एवरेज ये लोग बताते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे। जैसे सिंपल समझो, निफ्टी 50 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा इंडेक्स है जो टॉप 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर से होती है, जो मैंने आपको सेक्टर से बताया, और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड दिखाते हैं कि मार्केट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। इसका पर्पस क्या होता है
इससे इन्वेस्टर को मार्केट का डायरेक्शन समझने में, बेंचमार्क बनाने में, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है। अब आपको पता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पता है ना कि आपको खरीदना है या बेचना है, इस तरीके से, तो इससे मदद मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स, जो एनएससी में जितनी कंपनी आ जाए, हर सेक्टर के जो टॉप कंपनीज है उनको एवरेज करके लोग ट्रैक करते हैं कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा, मतलब ये स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही बीएसई का भी एक इंडेक्स है, जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है वो सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में भी इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनीज है जिनके प्राइजेस को ये लोग जो है ट्रैक करते हैं ओवरऑल एवरेज लगा के कि कहाँ कौन से डायरेक्शन में कंपनीज जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया सेंसेक्स का बीएसई इंडेक्स। तो जो लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग करते हैं, वो दो इन्हीं इंडेक्स में, मेनली इन्हीं दोनों इंडेक्स में लोग करते हैं। बाकी स्टॉक्स में भी आप पर हर एक स्टॉक्स में भी कर सकते हो, बट मेनली पॉपुलर इसी में होता है। ठीक है, अब देखो बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो उसे बुल मार्केट कहते हैं, बहुत तेजी से। बियर मार्केट जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे हो, नीचे की तरफ हो, नीचे जा रहा हो, रेड रेड हो, तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। सिंपल ये समझना। लेकिन ये जो एग्जांपल है जस्ट उल्टा है। लोग पैनिक होके जब बियर मार्केट होता है तो लोग अपना बेच देते हैं, बट अगर आपने धैर्यता दिखाई तो आने वाले टाइम में वो नुकसान आपका नहीं होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है, किसी कंपनी का टोटल वैल्यू जो उसके शेयर प्राइस और आउटस्टैंडिंग शेयर को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। नहीं समझ में आया होगा ना, फॉर्मूला देखो मार्केट कैप का, इससे समझोगे। किसी स्टॉक का शेयर प्राइस और टोटल शेयर्स, अगर कंपनी के 1 करोड़ शेयर है और उसका प्राइस 100 है, तो मार्केट कैप कितना होगा उसका, 100 इंटू 1 करोड़ यानी 100 करोड़। समझे, ये हो गया उसका पूरा मार्केट कैप। इससे पता चलता है उसकी पर स्टॉक की मार्केट कितनी बड़ी है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, ये सब चीजें आप आगे समझोगे। इन शॉर्ट अभी इतना ही समझो। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो उससे डिविडेंड कहते हैं। अब मान लो कोई कंपनी है जैसे कि टीसीएस, ठीक है, या रिलायंस की कंपनी ले लो। अब उसकी कंपनी को लगातार हर साल या क्वार्टरली उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो उसके शेयर होल्डर्स है, जिससे हम लोग, मान लो हमने रिलायंस का अगर शेयर ले रखा है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कुछ परसेंट डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। ये बहुत कम अमाउंट का होता है, लेकिन हाँ, आपने जितने शेयर खरीदेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो ये भी एक अर्निंग होता है, आगे आपको और पता चलेगा। उसके बाद ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब हम समझते हैं कमाने के तरीके क्या है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं और किस तरीके से हम लोग कमा सकते हैं। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले देखो, अभी तो ये पहली वीडियो है स्टॉक मार्केट के ऊपर जिसमें मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें जब कमाने के तरीके आपको पता चलेंगे तो उसको किस तरीके से आपको, मतलब आप अपनी सही नॉलेज रिसर्च कर सको, वो सब के लिए ना आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ताकि आपको खुद समझ में आए। क्योंकि मैं सेबी का, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे ओपनली आप लोगों को मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक खरीदो, वो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें कैसे करते हैं, वो सब चीजों का गाइडेंस आपको मिल सकता है। मैं नहीं बोल सकता कि ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं सेबी का एडवाइज, सेबी से रजिस्टर्ड ही, मैं रजिस्टर्ड नहीं हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन वो सब चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये सब चीजें आपके रिसर्च के ऊपर ही डिपेंड करती है। वो सब चीज कैसे की जाएगी, मैं कोशिश करूंगा आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने की। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अब देखो, वे टू अर्न इन स्टॉक मार्केट, प्रोज एंड कॉन्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अर्निंग मेथड बहुत सारे हैं यार, इसमें एक नहीं है, बहुत है, लेकिन सबके प्रोज एंड कॉन्स सब देखते हुए चलेंगे। पहला, इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, बाय सेल इन वन डे। आपने ये समझ लिया स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिस्टेड होते हैं, आईपीओ वगैरह सब समझ लिया। अब कोई स्टॉक है, मान लो जैसे मेरा कंपनी है, मान लो, वैसे नहीं है, फैंटेसी बज एफबी, अगर ये स्टॉक एक लिस्टेड है तो आपने सोचा सुबह 9 बजे 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 3:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट की टाइमिंग रहती है, ये ओवरऑल इंडिया में चलती है, इंडियन मार्केट की यही टाइमिंग है। इसी टाइमिंग पे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ये टाइमिंग रहती है। तो मान लो सुबह 9 बजे के समथिंग आपने मार्केट ओपन हुआ तो आपने एफबी कंपनी के जो एक शेयर खरीद लिए 100 रुपए में, और ये वन डे में ही है, वन डे में ही आपको बेचना और खरीदना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार अब देखो शाम तक 3:30 बजे से पहले अगर इसके प्राइस 110 हो गया तो मैं बेच देता हूँ, आपने बेच दिया। और आप सोच रहे हो यार प्राइस तो कम हुआ है, इसका कम हो गया 90 तक आ गया, तो आप सोचो यार मैं नहीं बेचूंगा अब,
तो वो ऑटोमेटिक मार्केट बंद होगा ना 3:30 बजे, तो ऑटोमेटिक वो बिक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंट्राडे में आपने ट्रेडिंग किया, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। तो इंट्राडे में जब आप वहां शेयर खरीदोगे ना, तो वहां ऑप्शन आते हैं अलग अलग कि आपको इंट्राडे में लेना है या और कोई उसमें लेना है। तो अगर आपने इंट्राडे सेलेक्ट करके लिया है ना, तो आपका वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो वहां पे ऑप्शन आता है, जो भी एप्लीकेशन पे आप स्टॉक खरीदोगे वहां पे समझ में आ जाएगा, आपको ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इंट्राडे में लिया तो ऑटोमेटिक वन डे में बिक जाएगा, तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, बाय सेल इन वन डे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके प्रॉफिट के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि इसमें आपको, अगर आपने रिसर्च करी है कि हाँ ये कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, तो आपने खरीद लिया, लेकिन वेरी रिस्की है, आपको एक्सपीरियंस की नीड होगी तभी आप ये करो, बहुत रिस्की है, तुक्का उक्का मत लगाना, बहुत गलत फंसोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान भी रखना, अर्निंग मेथड के इनके प्रोज और कॉन्स भी देखते हुए चलना। ऐसे ही आता है स्विंग ट्रेडिंग, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है वैसे स्विंग ट्रेडिंग है। आप इसमें कोई शेयर को ना लमसम 1 हफ्ते तक अपने पास रख सकते हो। आपने रिसर्च करी कि यार इस कंपनी का शेयर ना इस हफ्ते ऊपर जाएगा, तो आपने 1 हफ्ते के लिए या लमसम 3-4 दिन के लिए, मान लो मंडे को आपने एफबी कंपनी का शेयर खरीदा जिसका प्राइस 100 रुपए था, और थर्सडे तक उसका प्राइस 150 चला गया, आपको पता था, आपने रिसर्च करी, तो आपने उसके बाद थर्सडे को उसको बेच दिया। तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब लमसम कुछ दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए आपने वो शेयर खरीदा, उसके बाद बेच दिया, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ना इंट्राडे के उसमें, मतलब इंट्राडे के कंपेरेटिवली थोड़ा कम स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 3-4 दिन के लिए आपने खरीदा है, उसके बाद थोड़ा फ्लक्चुएशन रिस्क तो देखो रहता ही है, और ये हर जगह रहेगा। मार्केट फ्लक्चुएट हर जगह करता है, चाहे आप क्रिप्टो में भी चले जाओ, उसमें भी, तो ये रिस्क तो हर जगह रहेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप ये चीज में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। 2 तरीके हो गए। अब ये दोनों एक जैसे थे। अब आता है सबका बाप। सबका बाप मेरी नजर में ये सबका बाप है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसे डिलीवरी भी कहते हैं। जब आप शेयर खरीदोगे ना, तो जैसे मैंने बोला इंट्राडे ऑप्शन आएगा, वहां पे डिलीवरी ऑप्शन आएगा, तो इसे डिलीवरी ही कहते हैं। अब ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग शेयर्स फॉर ईयर्स, मतलब सालों भर के लिए आपने कोई शेयर ले लिया। ऐसा नहीं है कि आप साल भर पहले उसे बेच नहीं सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी मर्जी, आपने आज लिया, आप अगले महीने बेचो, अगले साल बेचो, 10 साल बाद बेचो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और जब उस शेयर के मतलब प्राइस बढ़ जाएगा तो आप बेच दो उसे, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। आप अगर दिन का मान लो 100 रुपए भी किसी शेयर पे डाल रहे हो ना, बचा के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के, तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब दिन के 100 रुपए का कोई शेयर खरीद के, ठीक है, जो आपको पता है कि आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलायंस की कंपनी है, भाई रिलायंस की कंपनी कितनी बड़ी है आपको पता है, ठीक है, कितना पूरा ओवरऑल इंडिया के हर एक फील्ड में उनका दबदबा है। तो आपको पता है रिलायंस की कंपनी मुश्किल ही कभी मतलब नीचे जाएगी, ठीक है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उनकी कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी। तो आपने उनके 100 शेयर ले लिए, अब आपने 10 साल बाद देखा यार उस शेयर को जो आपने पहले 10 साल पहले 50 रुपए में खरीदा था, उस शेयर का प्राइस 10 साल में 500 रुपए हो गया, यानी कितना, मतलब 450 रुपए का एक शेयर पे आपको प्रॉफिट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपने बहुत अच्छा खासा अर्न किया होगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ना डिलीवरी ये सबका बाप है। अगर आपके पास ऐसे मनी है जो आप अगर वहां इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे आप कर सकते हो, और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसलिए इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन हाँ यही चीज है कि फ्लक्चुएशन रिस्क तो मार्केट का रहता ही है, मान लो अगर नीचे चला गया तो फिर रिस्क है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है ना, तो नीचे भी जा रहा है तो आप देखो मत, आपको पता है वो एक ना एक टाइम ऊपर जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, तो वो इसलिए आप छोड़ दो, जब जब प्रॉफिट में आएगा तभी निकालना। इस तरीके से वो हमारे हैंड में रहता है। तो ये चीज सबसे बेस्ट मुझे लगती है, ठीक है। अब डिविडेंड की मैं बात कर रहा था, डिविडेंड इनकम क्या होता है, वही चीज है। अब रिलायंस की कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो हर कंपनी का कुछ 6 महीने पे, 4 महीने पे, किसी किसी का साल भर में, वो एक डिविडेंड के रूप में कुछ परसेंट, छोटा अमाउंट, आपके जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको देती है। कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है कि चेक भेज देती है डायरेक्टली आपको बाई पोस्ट आपके घर पे, तो इस तरीके से होता है। कुछ कुछ डायरेक्टली आपके अकाउंट में दे देती है, तो इस तरीके से डिविडेंड होता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ये किया है, अमाउंट थोड़ा छोटा रहेगा बट मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिलीवरी है, ये चीज है, तो ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है। इसके बाद और भी है आईपीओ, जिसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है कि अगर कोई कंपनी लिस्ट होने जा रही है ना, अगर कोई कंपनी लिस्ट होने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो पहले वो अपना आईपीओ निकालती है,
ठीक है, लॉटरी सिस्टम कि आप भाई किसको किसको चाहिए हमारा स्टॉक ले लो, ठीक है। तो उस तरीके से जिसको पहले मिल गया तो अब उसका फायदा ये रहता है कि भाई उसको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, यानी कि अगर कंपनी लिस्ट होते ही बहुत ऊपर चली गई तो जितना लिस्ट मतलब जितना ऊपर जाएगी उतना उसका फायदा, क्योंकि उन्हें स्टार्ट में उसने उसका आईपीओ उसका मिल गया उसको, तो ये फायदा होता है। तो आईपीओ ये होता है, उसके बाद जब एक बार वो स्टॉक लिस्ट हो गया तो आप भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आपकी चॉइस, ठीक है। तो ये होता है आईपीओ, न्यू कंपनी के शेयर्स खरीदना। उसके बाद म्यूचुअल फंड आपने सोचा यार इतना सरदर्द कौन लेगा, मतलब मैं अपना स्टॉक खरीदूं, उसकी रिसर्च करूं, कब बेचना है कब खरीदना है, इतना रिसर्च मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, मैं उसको संभालूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे है, मुझे इन्वेस्ट भी करना है। तो अगर आप ऐसे किस्म के आदमी हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर या फिर आपको रिसर्च करना नहीं आ पा रहा है, आपके पास समय नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सिंपल समझो एक ऐसा एजेंसी है जिसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अगर आपने वहां पे कुछ परसेंट अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर दिया तो वो लोग का थोड़ा ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे खासे वहां पे रहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है, लेस रिस्की होता है, उतना रिस्की नहीं होता है। मैनेजमेंट फीस भी थोड़ा लेता है, वो ऑब्वियसली ये लोग काम कर रहे हैं तो लेंगे ही, और स्लोअर थोड़ा ग्रोथ रहता है, ये चीज है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अच्छा है ये, अगर आपको ज्यादा सरदर्द नहीं पालना है तो आप हर एप्लीकेशन पे म्यूचुअल फंड भी होते हैं, आप अच्छा म्यूचुअल फंड देख के इन्वेस्ट कर दो। अच्छे म्यूचुअल फंड वाले उसमें भी लिस्ट होते हैं बहुत सारे, उसमें से कोई अच्छा देख लो, रिसर्च कर लो थोड़ी बहुत कौन सा अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दो बेफिक्र होके। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये ध्यान रहे। उसके बाद और एक तरीका है जो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा लोग ये करते हैं, वो है एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये क्या होता है, आपको याद है मैंने स्टार्ट में आपको एनएससी और बीएससी का जो बताया था, निफ्टी 50 और एक बीएससी का सेंसेक्स, ठीक है। मैक्सिमम इन दो में ही लोग क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। कुछ स्टॉक्स में भी कर सकते हो, कुछ क्या हर स्टॉक्स में कर सकते हो, बट मेनली लोग इन्हीं में करते हैं। अब यह होता क्या है, आपने देखा है कि इनके ग्राफ्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, डायरेक्शन दिखाते हैं। तो अब जो मार्केट होता है जिसमें कैंडल्स बने रहते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो आप वो आपकी मर्जी फॉर्मेट होता है वो, तो आप अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने वही कॉल पुट वाला सिस्टम जो होता है वो आपने कर लिया, तो आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने उस हिसाब से उसमें ट्रेडिंग करी, मार्केट नीचे जाएगा उस हिसाब से आपने उसमें ट्रेडिंग करी, तो उस हिसाब से आपको आपका प्रॉफिट और लॉस उसमें होता है। तो इस चीज में ना ये चीज, क्योंकि समय की ऐसी मतलब 9:15 पे मार्केट खुला 3:30 बजे तक, उसी बीच आप ये कर सकते हो। और अगर नॉलेज नहीं है आपको तो ये कर रहे हो तो आप बहुत लंबा भी लॉस झेलना पड़ जाएगा। और अगर आपको नॉलेज है तो काफी कम लोग इसमें मतलब जिनको नॉलेज होती है वो प्रॉफिट बना पाते हैं। मतलब सेबी की खुद की रिपोर्ट है कि 91% लोग इसमें लॉस में है, बाकी 9.5% समथिंग इसमें प्रॉफिट में, तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ना इसमें इंस्टेंट मनी मिलता है, तो काफी लोग बिना नॉलेज के इसमें घुस जाते हैं और बिना नॉलेज के वो लोग ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास अच्छी नॉलेज, अच्छा पेशेंस होना चाहिए आपके पास, आप धैर्यता के साथ इन्वेस्टमेंट करो तो आप कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो ये ध्यान रहे। ये चीज एफएनओ बहुत रिस्की होता है, लेकिन ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल भी होता है इसमें। आपका अगर नॉलेज अच्छा है तो आप अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो, अगर आप इस 9% में आते हो तो। बाकी वेरी हाई रिस्क है, कैन लूज बिग, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये चीज आप समझे। तो बहुत लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इंस्टेंट मनी चाहिए और इसमें इंस्टेंट मनी मिल जाता है। बाकी इंट्राडे वाला सुबह से शाम तक वेट करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही लंबे टाइम आप जितना वेट करना चाहो कर लो, बट लोगों से वेट नहीं होता है, तो काफी लोग ये पसंद करते हैं। आप भी शायद मतलब हम लोग इंस्टेंट मनी वाले तो हमें भी यही पसंद आए, बट ये थोड़ा रिस्की भी रहता है, लेकिन अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप अच्छा कर सकते हो। अब देखो ये इतने ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन आगे क्या करना है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे पहले कमेंट में लिंक है। अब ये कमाने के तरीके आपको पता चल गए, बट अच्छे से। अब ऐसा तो नहीं कि आपको पता चल गया अब आप तीर मार दोगे एकदम से, नहीं ना, थोड़ा समय लगता है और चीजें समझनी पड़ती है। तो रेगुलर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, जाओ और जुड़ जाओ। देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको डीमेट अकाउंट, देखो सारी चीजें आपने समझ ली, डीमेट अकाउंट कैसे खोले ये भी तो बहुत बड़ा सरदर्द है। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मैं आपको ऐसे तो कोई अलग अलग एप्लीकेशंस पे कोई कहीं खोलता है अकाउंट, कोई कहीं खोलता है, तो मैं सबका तो बता नहीं पाऊंगा।
तो मैं ऐसे ही मतलब ऐसे ही मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है कि स्टेप्स क्या होते हैं, वो मैं प्रॉपर स्टेप्स आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक-एक मेनली सब जगह वो सेम रहता है, 1-2 जगह थोड़ा ऊपर-नीचे होता है, मतलब किसी का कुछ रहता है, बट मेनली जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना, सब जगह ऐसा ही रहता है, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। सुनो, आपको कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खोजना है। अभी डीपी क्या होता है, जो मैं स्टार्ट में बताया था, एंजल वन या फिर ग्रो ले लो, या फिर आप स्टॉक्स ले लो, या ज़ीरोधा ले लो, जो ऐसी एप्लीकेशंस है। आप ऐसी एप्लीकेशंस खोजो जिसमें ये सब कंपनीज आती है, जिसमें उसकी कंपेयर करो, फीस, सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट ईज़ी टू यूज़ है या नहीं है। सर्विस चार्जेस जो मैंने आपको बताया, जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, वो किसमें कम लगते हैं, कस्टमर सपोर्ट किसका अच्छा है, ये सब कंपेयर करके आप कोई एक एप्लीकेशन निकाल लो जिसमें आप लोग अपना डीमैट अकाउंट बनाओगे। मेरा पर्सनली कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर्सनली मैंने अपना ग्रो में बना रखा है, मुझे थोड़ा ईजी टू यूज लगता है, इसीलिए, ठीक है? तो अब देखो स्टेप 2 क्या होता है। अब आपने एक सेलेक्ट कर लिया कोई भी एप्लीकेशन, उसके वेबसाइट या ऐप पे जाओ, ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक करो, रजिस्टर करो। उसमें पर्सनल डिटेल, नेम, एड्रेस, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फोन नंबर, ये आप भर दो। नॉर्मली ये हर जगह सेम रहता है, ये आप भर दोगे। उसके बाद स्टेप 2, आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन करना है। केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका एड्रेस का प्रूफ हो जाएगा, इसमें से कोई एक डेटा आपको अपलोड करना है। फिर बैंक अकाउंट डिटेल, आपको कैंसल चेक या बैंक का स्टेटमेंट या बैंक का पासबुक आप लोग फोटो खींच के दे सकते हो, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, वहां पे आपको खींच के स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। इनकम प्रूफ ये कहीं मांगता है, कहीं नहीं मांगता है, कहीं की केवल इतना बोलता है कि 10 कितना कमाते हो आप एनुअली, वो सब उसमें क्लिक करने आता है बस। ये ऐसा ही होता है। ये सब आपने कर लिया। उसके बाद ई साइन एंड वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस रहता है। जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है, उस पे ओटीपी आएगा। जो आपका आधार नंबर डालोगे तो आपका ओटीपी आ जाएगा, जो आधार से लिंक होगा मोबाइल, उस पे वो ओटीपी डालो। उसके बाद कुछ डीपीज ना वीडियो केवाईसी भी करती हैं, या आपके साथ एजेंट के द्वारा वीडियो कॉल करवा देंगी। कुछ, ये सब नहीं करती है, कुछ करती हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग नॉर्मली आपका ई साइन के द्वारा वेरीफाई कर लेते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है डिजिटली यूजिंग आधार और अदर मेथड, जो आपने देखा होगा डिजी लॉकर में भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वहां साइन करके आप बस आपको वो अपलोड कर देना है नॉर्मली, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन, आफ्टर केवाईसी अप्रूवल, जो आपका अप्रूवल केवाईसी, आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने डीमैट अकाउंट पे आपको जो अपना आईडी पासवर्ड जो भी है वो सब मिल जाएगा। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये अभी आपका डीमैट अकाउंट बना, आपका बैंक अकाउंट अभी यहाँ पे लिंक नहीं हुआ। बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा आपके जो भी डीमैट अकाउंट है, ताकि आप लोग अगर कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, बेच रहे हो तो आपका पैसे कहाँ आएगा? डीमैट अकाउंट में तो केवल आपका स्टॉक जो है, वो कौन सा स्टॉक आपके पास है वो स्टोर रहता है, आपका पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा जाएगा ना। तो लेन देन की प्रक्रिया सारी इससे होगी। उसके लिए आपको अपना अकाउंट भी उसमें लिंक करना पड़ेगा, जैसे आप फोन पे वगैरह आप लिंक करते हो, नॉर्मली वो लिंक हो जाता है। इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीआई वगैरह ऐड कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए, तो इजी रहता है, ठीक है? उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। तो ये सिंपल से कुछ एक प्रोसेस थे जो मैंने आपको बताए, ये कर लोगे तो कहीं पे भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, ज्यादा बड़ा सरदर्द नहीं है, ठीक है? उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है मेरे साइड से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेक श्योर आपका पैन और आधार कार्ड लिंक्ड हो, जो हो वो लिंक हो। अभी होता नहीं है तो आप करवा लेना कहीं से भी, या खुद भी कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद जो आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड किए, वो सही से स्कैन्ड होने चाहिए, वो आप रेडी रखना पहले से ही अकाउंट खोलने से पहले। उसके बाद जो भी आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है, लाइक ग्रो या आप स्टॉक कुछ भी, तो उसके चार्जेस जरूर आप लोग मैच कर लेना, किसका कम है उसी पे आप लोग जो है अपना अकाउंट बनाना, तो फायदे में रहोगे। उसके बाद इन एप्लीकेशंस को देखो, यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड देख लेना, उनके टूल्स को थोड़ा रिसर्च कर लेना कौन सा बेटर है नहीं है, जो इजी टू यूज हो, नॉर्मली उसी के सामने जाना, नहीं तो कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ गए आपके सामने तो आप समझ ही नहीं पाओगे इतना ज्यादा, ठीक है? न्यू हो ना। तो होप करता हूँ तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें ए टू जेड सही से समझाई होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश करी है जिसको जीरो नॉलेज भी हो वो भी कुछ ना कुछ समझ के जाए। एटलीस्ट अगर आपको जीरो नॉलेज होगी तो स्टॉक मार्केट के बारे में आज आपने इतनी नॉलेज तो ली होगी कि 50% आप लोग समझ चुके होंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। धीरे धीरे जुड़े रहो हमारे साथ, आपको अच्छा नॉलेज दे देंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां पे भी आ जाना। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मैं लगातार बोले जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगा हो कि वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना,
एक बार मैं और बोल दूं, मैं सेबी का रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं कि जो मैं एडवाइस करूं आपको ये खरीदो वो बेचो। हाँ, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, आपको मैं सिखा सकता हूं कि मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है। जस्ट ये एक एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग समझे होंगे और जुड़े रहना हमारे इस चैनल से सब्सक्राइब करके। आगे और भी अर्निंग मेथड्स हम लोग जो है देखेंगे जो लीगल तरीके से हो, और जैसे मैंने बोला साथ में कमाएंगे, हम साथ में कमाएंगे, लीगल तरीके से कमाएंगे, जो गवर्नमेंट भी हमको कुछ नहीं बोलेगी, और अच्छा कमाएंगे, ठीक है। हम लोग जॉब से आए हैं, साइड इनकम कर सकते हैं। स्टूडेंट हो, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप साइड इनकम कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग, अभी क्रिप्टो की भी वीडियो आएगी इसके बाद, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है डिटेल में आपको एजुकेशनल पर्पसली मैं समझा दूंगा, और उसमें आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी आपको बता दूंगा। इसके बाद आप लोग एआई के ऊपर भी जो बोल रहे थे, क्योंकि 3 चीज हमने डिसाइड करी थी, इन तीनों चीजों से हम साइड इनकम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।